हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 31 और ये वर्कशीट कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान इतिहास विषय से ली गई है। इस वर्कशीट में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें सबसे पहले राष्ट्रवाद शब्द को समझना होगा। राष्ट्रवाद शब्द उसको कहते हैं जिसमें उस राष्ट्र किसी भूभाग के जनता के मन में किसी खास भूभाग के प्रति राष्ट्र का प्रेम उमड़ जाए या उसको एक राष्ट्र समझें, ठीक ना। और चाहे वो साझी संस्कृति हो सकती है या फिर एक निश्चित भूभाग हो सकता है या फिर कुछ निश्चित क्षेत्र हो सकता है, कुछ खास भाषा के बोलने वाले लोग हो सकते हैं। ये सभी मिल करके अपने आप को एक राष्ट्र जब समझने लगते हैं, उनके अंदर ये भावना आती है कि ये मेरा राष्ट्र है, ये मेरा देश है, तो उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। सिंपली आप समझ जाइए कि अगर कभी हम लोग टीवी पर कोई मैच देखते हैं, खास करके कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच होता है, तो उसमें एक तरफ भारत की टीम होती है और दूसरी तरफ विश्व के किसी भी अन्य देश की टीम होती है। तो हमारे मन में यही होता है कि हमारा भारत जीत जाए। हम कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि दिल्ली जीत जाए, यूपी जीत जाए, हरियाणा जीत जाए, राजस्थान जीत जाए, बिहार जीत जाए, उत्तर प्रदेश जीत जाए, ऐसा नहीं होता है। हमारे मन में सिर्फ एक ही भाव रहता है कि हमारा भारत इस मैच को जीत जाए। या फिर अगर सीमा पर किसी देश से टकराव हो जाता है, अभी जैसे चाइना से टकराव चल रहा है, तो उसमें हम चाहे कि भारत के किसी भी भूभाग के रहने वाले हों, जब भारत के सैनिक किसी उपलब्धि को प्राप्त करते हैं तो हमारे मन में खुशी होती है, और जब भारत के सैनिक हताहत होते हैं तो हमारे मन में दुखी होती है। तो यही राष्ट्रवाद है, मतलब भारत के प्रति सोचना और पूरे देश के लोगों का मिल करके एकमात्र भारत पर केंद्रित हो जाना, ये राष्ट्रवाद कहलाता था। यूरोप में ये राष्ट्रवाद कैसे आया, यूरोप में इस राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, हम इस चैप्टर में इस चीज को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सारियू के विचार। करा कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, ठीक ना। उसने कल्पना की कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। इनमें से उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। उसने ऐसा सोचा कि कभी जनतांत्रिक सरकार भी आएगी। जनतांत्रिक सरकार मतलब वैसी सरकार, तंत्र मतलब शासन होता है और जन मतलब लोग, मतलब कि लोगों के द्वारा शासन भी चलेगा। कुछ ऐसी सरकारें आएंगी भविष्य में जिसको कि लोग चलाएंगे, जनता चलाएगी, ठीक ना। तो इसलिए उन्होंने जनतांत्रिक सरकार का कल्पना किया और एक सपना देखा, और उस सपना को उन्होंने अपने चित्रों में पिरोया। और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था, मतलब समाज के लोगों से मिलकर के जो सरकार बनी हो, उस तरह का उन्होंने सपना देखा था। और इस श्रृंखला चित्रों की जो श्रृंखला थी के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, ठीक ना। इसके पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया है, और सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। उसमें सभी उम्र के लोग थे और सभी वर्गों के स्त्री पुरुष थे, और लोग स्वतंत्रता की देवी की वंदना करते हुए जा रहे थे। आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा होगा, ये अमेरिका में लगा है, तो उसी तरह की कल्पना कुछ थी। और प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल, मतलब एक हाथ में मशाल था और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र, मतलब कि कुछ ऐसा समय होना चाहिए जिसमें कि मनुष्यों का भी अधिकार देखा जाना चाहिए और ये अधिकार मनुष्यों को मिलने चाहिए। तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी में ये जो चित्र था उनका, लिबर्टी का, स्वतंत्रता की देवी का जो चित्र था, उसमें ये चीज़ें थी। और प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए थे, और उन्होंने ऐसा प्रतिमा बनाया था कि जो निरंकुश शासन व्यवस्था थी उसमें दिखाया गया था कि ये ध्वस्त हो चुकी हैं और निरंकुश शासन व्यवस्था अब समाप्त हो चुका है। अब जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आने वाली है और सारे लोगों को स्वतंत्रता और सबके अधिकार मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है कि 1889 की फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। तो ये सबसे पहले उस समय क्या होता था कि जब 1789 के समय में, मतलब ये 18वीं शताब्दी की बात हो रहा है, तो उस समय राष्ट्र नाम का कोई चीज़ नहीं होता था, ठीक ना। उस समय होता था राजाओं के शासन क्षेत्र होते थे, और ये राजा कभी मजबूत हुआ तो इसके इतना भाग को घेर लिया, और कभी यहाँ का राजा मजबूत हुआ तो यहाँ के इस भाग को मिला लिया। तो इस तरह से देश नाम का, राष्ट्र नाम का उस समय कोई चीज़ नहीं होता था। लेकिन जब नेपोलियन की शासन व्यवस्था आई यूरोप में, और उसने बहुत बड़े भूभाग पर एक जैसे शासन को स्थापित किया, एक जैसे नियम लगाए और एक जैसा रहन सहन का व्यवस्था जब बनाया, तो लोगों के मन में ऐसा विचार आया कि हम भी ऐसा कर सकते हैं और
इस तरह से किसी बड़े भूभाग को राष्ट्र बना करके हम लोगों की शासन व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह से उनके मन में राष्ट्रवाद शब्द आया और राष्ट्रवाद का विचार आया, ठीक है, और तब से राष्ट्रवाद पनपना शुरू किया। और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्रवाद जन्म ले चुका था और वहीं से राष्ट्रवाद का एक तरह से जन्म हुआ। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हुआ। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति, ठीक, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस के वहाँ के जो राजा थे उनके सत्ता को, निरंकुश राजा थे, उनके सत्ता को ध्वस्त करके वहाँ पर जनतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्थापित किया और फ्रांस में राष्ट्रवाद को बल मिला, राष्ट्र की समझ लोगों के बीच बढ़ी। तो ये शुरुआत 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से हुई। और फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। मतलब कि वहाँ एक चेंजिंग हुआ और उस चेंजिंग में वहाँ के शासक, जो निरंकुश शासक थे, राजतंत्र, राजाओं का जो तंत्र था, राजाओं का जो शासन चलता था, उससे हट करके जनतांत्रिक शासन व्यवस्था को वहाँ अपना लिया गया। और उस क्रांति में लोगों ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वहीं उसकी नीति तय करेंगे। मतलब कि अब जो राष्ट्र बनेगा वो यहाँ की जनता तय करेगी और कैसे शासन चलेगा, कैसे क्या चलेगा, इस सब तय वहाँ की जनता ही करेगी। तो 19वीं सदी के दौरान, मतलब कि 1800 से बाद के समय का राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। और यूरोप में जितने भी राजतंत्रात्मक शक्तियाँ थी वो सारी शक्तियाँ समाप्त हो गई और वहाँ पर लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आने लगी। और यही कारण है कि वहाँ पर देखिए जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, ब्रिटेन का एकीकरण हुआ और हर जगह से लगभग धीरे धीरे राजतंत्र समाप्त होकर और लोकतंत्र का वर्चस्व बढ़ता गया। और इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। मतलब कि वहाँ पर जो बहुराष्ट्रीय वंशीय राजाओं का, वंशजों का जो शासन चलता था उसके स्थान पर राष्ट्र राज्य का शासन हुआ कि ये फ्रांस होगा, ये इटली होगा, ये जर्मनी होगा, ये ब्रिटेन होगा। इस तरह के शासन व्यवस्था स्थापित हुए और राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। लोगों ने देखा कि हमारी संस्कृति साझी है, एक जैसी संस्कृति है, हमारा इतिहास एक जैसा है, हमारी भौगोलिक व्यवस्था एक जैसी है, तो हमारा एक राष्ट्र क्यों नहीं रहेगा। तो यहीं राष्ट्रवाद का बीज 1789 की क्रांति में फ्रांस में पड़ा और उसके बाद पूरे यूरोप में फैला और उसके बाद पूरे विश्व में आज सबसे सर्वोपरि और लोकप्रिय अगर कोई शासन व्यवस्था है तो यह लोकतंत्र या जनतंत्र ही है। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्यों है, किस कारण से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो इसके कुछ प्रमुख कारण थे, उनको हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रवाद के उदय होने के कुछ प्रमुख कारण थे निरंकुश शासन व्यवस्था। उस समय जो शासन व्यवस्था होती थी वो निरंकुश और स्वेच्छाचारी होती थी, किसी तरह के कानून नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। राजा जो बोल देता था वही कानून होता था। तो इसका फायदा राजा लोग बहुत उठाते थे और वो बहुत तरह के अत्याचार अपने प्रजा पर किया करते थे, जिसकी वजह से राष्ट्रवाद की भावना लोगों के मन में पनपी। उदारवादी विचारों का प्रसार, कुछ उदारवादी लोग हुए जो कि बहुत ज़्यादा नागरिक अधिकार को चाहने लगे और नागरिकों को अधिकार देने के पक्ष में आ गए और इस तरह के निरंकुश शासन व्यवस्था का उन लोगों ने खिलाफ किया। तो इस तरह के विचारों का जो प्रसार हुआ वो भी राष्ट्रवाद के उदय में सहायक हुआ। और फ्रांसीसी क्रांति में एक नारा निकला, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा, कि सबके लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और आपस में सभी भाई भाई हैं। तो यह जो है राष्ट्रवाद के उदय में प्रमुख कारण बना। और शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका, और जब जनता शिक्षित होने लगी तो अपने अधिकारों के बारे में जानने लगी और राष्ट्र वहाँ जो राजतंत्र था, राजतंत्र द्वारा जो शोषण होता था उस शोषण के खिलाफ शिक्षित मध्य वर्ग आवाज़ उठाने लगा और तब फिर लोगों को पता चला कि इस तरह के, तो इस शोषण के खिलाफ शिक्षित मध्य वर्ग उठा, जिसकी वजह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट के जो राष्ट्रवाद के उदय के टॉपिक थे बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों ने समझ लिया। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को भी हम सॉल्व करते हैं। चलिए एक एक करके इन प्रश्नों को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है
कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, स्पष्ट कीजिए। मतलब कि ये राष्ट्रवाद की पहली क्रांति थी, इस चीज़ को आप स्पष्ट कीजिए। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, क्योंकि इसने फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र समाप्त कर फ्रांस में पहली बार लोकतंत्र स्थापित किया तथा पहली बार राष्ट्र का गठन हुआ। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि निरंकुश शासन व्यवस्था क्या थी। ठीक, तो प्रतिमा के सामने इसके ध्वस्त अवशेष जमीन पर क्यों बिखरे हुए थे। तो इसका उत्तर है निरंकुश शासन का अर्थ है स्वेच्छाचारी शासन, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, अपने मन का शासन, कोई संविधान ना हो, कोई कानून ना हो, अपने मन से जो मन में आया वो कानून बना दिए, जैसे मन में आया उस तरह का कर लगा दिए, जिस तरह से चाहे प्रजा का शोषण किए, तो ये स्वेच्छाचारी या निरंकुश शासन कहलाता है। तो प्रतिमा के सामने जमीन पर ध्वस्त अवशेष निरंकुशवाद अर्थात राजतंत्र के अंत का प्रतीक है। तीसरा प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के यूरोपीय राष्ट्रवाद की प्रकृति को लिखिए। तो इसका उत्तर है 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद उभरने के कई कारण थे, जैसे एक भाषा, एक संस्कृति, निरंकुश शासन तथा साझी विरासत, और यह एक राजनीतिक और सांस्कृतिक जन आंदोलन था। और चौथा प्रश्न है फ्रेडरिक सार्यू ने के चित्रों की प्रमुख विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो इसका उत्तर है फ्रेडरिक सार्यू ने अपने 4 चित्रों की श्रृंखला में निरंकुशवाद का अंत तथा लोकतंत्र के उदय और लोगों की स्वतंत्रता को दिखाया है। उन्होंने अपने चित्रों में राष्ट्रवाद तथा राष्ट्र राज्य के गठन को भी दर्शाया है। ठीक, तो इस तरह से ये आपके चारों प्रश्न सॉल्व हुए, और आपका जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 31, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। तो हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।